जानलेवा मॉस्किटो रैकेट, चाइनीज नहीं संपूर्ण भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज ग्लोबल कूटनीति के सभी खिलाड़ियों की नजर बांग्लादेश पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 457 दिन यानी करीब 16 महीने बाद किसी विदेश यात्रा पर हैं। इस यात्रा में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने वाली मोदी की गोल्डन जुबली कूटनीति है। पाकिस्तान के लिए इस यात्रा में जलन है, चुभन है, बहुत सारी घुटन है। हालांकि पाकिस्तान आजकल दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी आस्तीन में आतंकवाद के सांप हैं। बांग्लादेश की खुशियों में पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी हार और भारत के सामने अपना सरेंडर दिखाई देता है। पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा बंगाल चुनाव में मतुआ वोटों की दिशा भी तय कर सकती है। कल जब बंगाल में वोटिंग हो रही होगी, तब बांग्लादेश से पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रभाव की रोशनी बंगाल की राजनीति तक भी पहुंच रही होगी। अपने विश्लेषण में हम इन तीनों पहलुओं को डिकोड करेंगे। आज तक की टीम ने बांग्लादेश से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। ये मोदी की बांग्लादेश यात्रा का ऑल इन वन विश्लेषण होगा। बंगाल चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। ममता बनर्जी हो, अमित शाह हो, दोनों के दिमाग में 30 सीटों की जोड़तोड़ चल रही होगी। वोटिंग से पहले ये जोड़तोड़ समझना आपके लिए जरूरी है और आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने खास तौर पर आपके लिए इसका प्रबंध किया है। चिंताजनक खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम वैक्सीन होने के बावजूद पिछड़ रहे हैं। सिर्फ 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए हैं। ये सबसे तेज रफ्तार है और इसके साथ डबल मुसीबत यह है कि अभी तक देश भर में 20% से भी कम बुजुर्गों को वैक्सीन लगी है। ये जानकारी आईसीएमआर ने दी है। आज हमने वैक्सीन से कोरोना संक्रमण पर पड़ने वाले प्रभाव पर रिसर्च किया है, जिसमें पता चला कि दुनिया में जहां भी ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। ये फॉर्मूला बोलने में जितना आसान है, इसे भारत जैसे जटिल देश में जमीनी स्तर पर लागू करना उतना ही कठिन है। होली से पहले कोरोना वाले डर में कमी और वैक्सीन वाली हिचक में बढ़ोतरी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोल्डन जुबली कूटनीति की। आज बांग्लादेश की आजादी और भारत और बांग्लादेश के संबंधों के 50 साल पूरे हुए हैं। आज का दिन उन तस्वीरों का है जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान जल भुन गए होंगे। पीएम ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया और भारतीय सेना के गौरव को नमन किया। आज पीएम मोदी ने अगले 25 साल के लिए बांग्लादेश के साथ अपने गोल्डन संबंधों को लॉक करने का सपना देखा है। ये दक्षिण एशिया के लिए मोदी का बंगबंधु प्लान है। दोनों देशों के रिश्तों में बड़े भाई और छोटे भाई वाला जो भाव रहा है, वो आज भी तस्वीरों में दिखाई दिया। तो पहले तस्वीरों में मौजूद कूटनीति की अदृश्य लाइनों को पढ़ते हैं। पीएम मोदी को लेकर उड़ान भरने वाला वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 जब ढाका में टचडाउन हुआ तो दोस्ती का माहौल गोल्डन जुबली वाला हो गया। बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे में उतारने वाले भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य था। हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद मौजूद थी। बांग्लादेश की सेना गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। ढाका की सड़कों पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा था। पीएम मोदी की तस्वीर और कटआउट से रास्ते पटे पड़े थे। 50 साल बीत गए। आज के दिन ही 1971 में भारतीय सेना की जीत के साथ पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा आजाद होकर बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया था। भारत की भूमिका इस युद्ध में क्या थी, ये सबको मालूम है। भारतीय सेना के अदम्य साहस, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कूटनीति और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वाधीनता की यात्रा, इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान का सूरज बांग्लादेश में अस्त हो गया था। पीएम मोदी ने इस पूरे संघर्ष को याद किया। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया
और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। पीएम ने बताया कि बांग्लादेश की आजादी का आंदोलन उनके जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। बांग्लादेश भारत का स्वाभाविक मित्र है। इतिहास एक है, विरासत एक है, चुनौतियां एक हैं। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की खास रणनीतिक पोजीशन है। चीन पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है। ऐसे में भारत बांग्लादेश के साथ अगले 25 सालों की कूटनीतिक यात्रा को लॉक करना चाहता है और साथ ही विस्तारवाद और आतंक को जवाब देना चाहता है। दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। बांग्लादेश को इस बात का गर्व है कि भारत उसकी आजादी के संघर्ष में साथ था और आज 50 साल बाद जश्न में भी साथ है। एयरपोर्ट से लेकर शहीद स्मारक और नेशनल परेड स्क्वायर तक पीएम मोदी जहां भी गए, बांग्लादेश की तरफ से उन्हें बहुत आदर और सम्मान मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक एक करके तस्वीरों पर गौर करिए। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद पीएम ने सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने विजिटर बुक पर 12 लाइन का संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों और लाखों लोगों के संघर्ष को याद किया और ये संदेश दिया कि इस मुक्ति संग्राम की लौ हमेशा सत्य की विजय का प्रतीक बनकर लोगों के मन में जलती रहेगी और शहीदों के सम्मान और याद में एक पौधा भी लगाया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिनमें एक था शहीद स्मारक जाकर यहां के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना। उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि दरअसल उन्होंने धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की और इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी की। इसके बाद पीएम ने ढाका में वहां के कई नेताओं, फिल्म स्टार्स और हस्तियों से मुलाकात की। बांग्लादेश के राजनीतिक दलों, विपक्षी पार्टियों के नेता, बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, मुलाकात करने वालों में बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीब अल हसन भी शामिल थे। लेकिन सबसे खास और यादगार पल 7 साल की एंजेलिका से जुड़ा हुआ है। बंगबंधु गांधी प्रदर्शनी के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते वक्त पीएम मोदी एक बच्ची एंजेलिका को देखकर रुक गए। उनसे मिलके बहुत अच्छा। हाँ, क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने नाम पूछा, कैसे हो ये पूछा। वो हमसे आके पर्सनली मिले, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमें जिंदगी में शायद दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, आज हमें मिला। हम बहुत खुश नसीब हैं। आज मोदी जी से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि फैमिली के कोई मेंबर हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने अपना रेड कारपेट छोड़ के कोरोना वायरस में भी वो हमसे आके मिले, ऐसा बहुत खुशी हुई। बहुत ही आनंद का दिन है आज हम सबके लिए। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम की इस यात्रा में वैक्सीन मैत्री वाली कूटनीति भी शामिल है। कोरोना काल में भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज बांग्लादेश को दी। आज पीएम बांग्लादेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज उपहार में ले गए थे। इसके लिए बांग्लादेश धन्यवाद कर रहा है। Prime Minister Narendra Modi assured our Prime Minister that if India gets the vaccine,
Bangladesh will get it the same time. And he kept his word. And I thought by this he has won the hearts and minds of the people. बांग्लादेश की आजादी के लिए भारतीय जवानों ने खून बहाया था। भारत उस वक्त एक बड़े भाई की भूमिका में था जो छोटे भाई का संरक्षण करता है। आज जब उस आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं तो बांग्लादेश ने भारत को बड़े भाई वाला सम्मान दिया है। लेकिन कूटनीति में पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बांग्लादेश पर चीन की गहरी नजर है और भारत को बंगाल की खाड़ी में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। चित्रा त्रिपाठी और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ ये समझना होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में चीन किस तरह सेंध लगाने का प्रयास करता है। 2016 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तब चीन ने बांग्लादेश को 24.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 1,77,000 करोड़ रुपए का उधार दिया था। ये रकम भारत की तरफ से दी गई रकम के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। तब शी जिनपिंग ने यह भी ऐलान किया था कि चीन बांग्लादेश में अतिरिक्त निवेश भी करेगा। ये चीन का पुराना विस्तारवादी फॉर्मूला है। वो तमाम देशों को पहले उधार देता है, फिर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। बांग्लादेश के पास पहले कोई सबमरीन नहीं थी। चीन ने उसे 2016 में 2 सबमरीन बेची और अपनी डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत की। बांग्लादेश में चीन की दिलचस्पी की बड़ी वजह है दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना। चीन दक्षिण एशिया का बॉस बनना चाहता है और इसके लिए बंगाल की खाड़ी में पूरा दखल रखना चाहता है। पाकिस्तान पहले ही उसकी जेब में है। चीन की कोशिश है कि वो बांग्लादेश को भी हर कीमत पर अपनी तरफ कर ले। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, लेकिन कूटनीति में वक्त और समीकरण बदलते देर नहीं लगती। चीन अपना दांव इसी बात पर खेल रहा है। लेकिन भारत के एंगल से देखें तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते थोड़े अलग हैं। इसमें दोस्ती के साथ साथ बड़े भाई और छोटे भाई वाला भाव भी है। आज बांग्लादेश ने भारत को और पीएम मोदी को जिस तरह सम्मानित किया, उसके बाद चीन को अपना प्लान थोड़ा फीका लग रहा होगा और पाकिस्तान जलन, चुभन और घुटन महसूस कर रहा होगा, क्योंकि बांग्लादेश का नाम सुनते ही उसे भारत के हाथों अपनी सबसे बड़ी पराजय याद आती है और अपने 93,000 सैनिकों का सरेंडर याद आता है। वो साल था 1971। वो भारत के महाविजय का वर्ष था। भारतीय सेना के लिए सबसे यादगार पल। एक तरफ मेरा भारत महान तो दूसरी तरफ हथियार डालता पाकिस्तान। टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। ये तस्वीर पाकिस्तान को याद दिलाती है कि उसके जुल्म की वजह से उसे 2 टुकड़ों में बंट जाने की सजा मिली थी। मुक्ति संग्राम का यह नतीजा पाकिस्तान को चुभता है, उसका दम घुटता है और बांग्लादेश के लिए यह मुक्ति की तस्वीर है जिसे वो हर पल दिल से लगा कर रखता है, हर साल जिसका जश्न मनाना चाहता है। 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन की जंग के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले। 25 मार्च 1971 याह्या खान के ढाका से कराची पहुंचते ही पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना बंगाली लोगों पर अत्याचार करने लगी। इतनी गिरफ्तारियां हुई कि जेल भर गई और खुलेआम हुआ कत्लेआम। रातों रात शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पश्चिम पाकिस्तान में नजरबंद कर दिया। ये आग में घी डालने जैसा था। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश के विरोध की चिंगारी सुलग उठी। ईस्ट पाकिस्तानी राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और अर्धसैनिक बलों ने बगावत कर दी। हजारों लोग इनसे आ मिले और इस तरह मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। 15 नवंबर को बंदरगाहों में खड़े जहाजों को डुबो दिया गया। रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, थानों पर कब्जा जमा लिया गया। छापेमार युद्ध शुरू हो गया। उधर आम बंगालियों पर जुल्म इतना बढ़ा कि 10 लाख शरणार्थी भारत में दाखिल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सीमा पार भी गोलियां मारने की कोशिश की। इस गोलीबारी में 355 भारतीय लोगों की जान गई थी। लेकिन भारत ने हड़बड़ी और उकसावे में फैसला लेने की जगह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हालात को लेकर चिंता जताई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत 5 देशों की यात्रा करके तुरंत दखल देने की मांग की। तब भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अगर शांति बहाली की कोशिश नहीं की गई तो भारत तमाशा नहीं देखेगा, बल्कि सैनिक दखल के लिए मजबूर होगा। You might attack Pakistan. Well, I hope not.
India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. शरणार्थियों की तादाद जब बढ़ने लगी तो भारत ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तानी फौज पर हल्के हथियारों से निशाना साधा। जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला बोला। Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. इसके बाद भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। लक्ष्य था पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाना, मुक्ति वाहिनी की मदद करना और बांग्लादेश के आम लोगों को जुल्म से बचाना। 13 दिन की लड़ाई में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराते समय पाकिस्तान को हराया, लेकिन युद्ध बंदियों के साथ मर्यादित व्यवहार किया। बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में मददगार मित्र वाहिनी यानी भारतीय सेना ने हथियार डालने वाले 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिनेवा संधि के मुताबिक इज्जत और आराम से रखा। युद्ध बंदियों के कैंप में मशहूर भारतीय फिल्में दिखाई गईं, उन्हें उनके घर खबर करने की सुविधा दी गई, यहाँ तक कि उनका इलाज भी करवाया गया। इस शिष्टाचार की मिसाल पाकिस्तान के व्यवहार में ढूंढने पर भी नहीं मिलती। लेकिन इसके बदले पाकिस्तान ने क्या किया? भारत में आतंक फैलाया, कश्मीर में आग लगाई। पाकिस्तान आज भी अपनी पराजय की आग में जल रहा है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी का नहीं है। दोनों के रिश्ते भारतीय उपमहाद्वीप की पारिवारिक शेयरिंग और केयरिंग के हैं। दोनों देशों के बीच संस्कृति का एक पुल बना हुआ है। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा सम्मान है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ये दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता कि दो देशों के राष्ट्रगान किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ढाका में रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों पर पाबंदी लगा दी थी और इस प्रतिबंध ने बांग्लादेश में हुए आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया था। 1971 की हार पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी। फिलहाल वो चीन के शिष्यों की मंडली में है और अपने गुरु के इशारों पर नाच रहा है। 1971 के 50 साल बाद 2021 में पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो हर डिपार्टमेंट में, हर परीक्षा में फेल होता है और किसी न किसी के सामने सरेंडर करता है। कभी आतंकवादियों के सामने, कभी चीन के सामने, कभी अमेरिका के सामने। जबकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजाद होने के बाद ठीक ठाक तरक्की की है। 1971 में बांग्लादेश के पास कुछ नहीं था। गरीब जनता को संसाधनों वाली अर्थव्यवस्था की जरूरत थी, लेकिन 50 साल फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद देखेंगे तो बांग्लादेश बेहतर स्थिति में नजर आएगा। 1972 में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले 40% कम था। आज 2021 में यह पाकिस्तान से 40% से भी ज्यादा है। एक बांग्लादेशी व्यक्ति पाकिस्तानी व्यक्ति के मुकाबले 5 साल ज्यादा जीता है। कोरोना महामारी फैलने से पहले बांग्लादेश का जीडीपी 8% की विकास दर के साथ बढ़ रहा था। यह विकास दर भारत और चीन से भी ज्यादा थी। आज बांग्लादेश के एक सामान्य आदमी के पास पाकिस्तान के आम आदमी के मुकाबले ज्यादा पैसा है। वहां का कपड़ा उद्योग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की नीति के साथ काम करता है और इस इंडस्ट्री में बांग्लादेश की महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने आज बांग्लादेश के अखबार में छपे अपने लेख में लिखा है कि दक्षिण एशिया की तस्वीर बहुत अलग होती अगर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और कुछ समय जीवित रहते और उनकी हत्या न हुई होती। पीएम मोदी का मानना है कि भारत और बांग्लादेश अगले 25 साल में अपने सुनहरे सपनों को साल दर साल पूरा करेंगे। ये विकास की अटूट पार्टनरशिप होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल बांग्लादेश में खेला होने वाला है। कल पीएम मोदी की कूटनीति कैसे पश्चिम बंगाल चुनाव में मतुआ वोटर्स पर असर डाल सकती है और वैक्सीन पर भी कुछ जरूरी बातें आपको बतानी है। आप रहिए खबरदार। एशियन शूज, मेरा टशन मेरा एशियन। सुनिए। हाँ जी। पंडित जी हैं या चले गए? अरे बिल्कुल हैं, महादेव की कृपा से चिरंजीव हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। कल से विधानसभा चुनावों में मतदान की शुरुआत हो रही है। जिस राज्य को लेकर देश की राजनीति में उबाल है वो है पश्चिम बंगाल। 8 चरणों में हो रहे बंगाल चुनाव के पहले चरण में कल 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। आइए आपको बंगाल चुनाव के कुछ अहम आंकड़े दिखाते हैं।
सबसे पहले 2016 का फैसला देख लेते हैं। 2016 में बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे था। जिन 30 सीटों पर कुल चुनाव होगा 2016 में, उनमें से 27 सीटों पर 50.39% वोटों के साथ टीएमसी ने बाजी मारी थी। कांग्रेस को 6.01% वोट मिले थे, सीटें मिली थी 2, जबकि 1.29% वोट पाने वाली आरएसपी को 1 सीट हासिल हुई। बीजेपी को इन 30 सीटों पर वोट तो 8.6% हासिल हुए थे, लेकिन सीटें नहीं मिल सकी थी और सीपीएम को 19.1% वोटों से ज्यादा हासिल करके भी कोई सीट नहीं मिली थी। बंगाल में जिन 30 सीटों पर कल वोटिंग हो रही है, उनमें से 2 सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी। पुरुलिया सीट पर कांग्रेस ने 81,365 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। टीएमसी को 76,454 वोट मिले थे। इसी तरह छाटना सीट पर आरएसपी के उम्मीदवार को 73,648 वोटों के साथ जीत मिली थी, जबकि टीएमसी 71,231 वोट हासिल कर रनर अप रही थी। अब आपको बंगाल की राजनीति के मद्देनजर कल की 30 वोटिंग वाली सीटों में अहम विधानसभा सीटों के बारे में बताते हैं। यह है पुरुलिया, बाघमुंडी, मेदिनीपुर और खिजुरी। जहां एक और बंगाल के चुनाव पर सबकी नजरें लगी हैं, वहीं असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जोर शोर से प्रचार अभियान चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में थे। उन्होंने आज चेन्नई में रोड शो किया। नड्डा के रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान नड्डा ने कहा कि लोग एक बार फिर तमिलनाडु में एनडीए को सत्ता में वापस लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का जिक्र किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसने दिया? बताओ, 11 मेडिकल कॉलेज जो देश का सबसे ज्यादा नंबर है, 5 साल में किसने दिया? बताओ, 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां तमिलनाडु में किसने दिए? बताओ, जल्लीकट्टू जो बैन कर लिया गया था डीएमके के द्वारा, कांग्रेस की सरकार ने, और डीएमके चुप रही थी, उसको फिर से चालू किसने कराया? बताओ, चावला कौन प्रधानमंत्री बॉम्बार्डमेंट वाले इलाके में जाकर जहां घर ध्वस्त हुए थे, वहां फिर से घरों को बनाने का काम किसने किया था? बताओ, अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जो तमिलनाडु से है, वो तमिल माइनॉरिटी को श्रीलंका में बचाने के लिए किसने भेजा था? तो बताओ, रानियन कवि के शब्द यूएन के जनरल असेंबली में किसने उनको पढ़ा था? किसने उनको अपने दोहराया था? हाँ, इसलिए याद कीजिए, पिछले वर्ष जब देश में रोजाना कोरोना के केस 60,000 के करीब पहुंच गए थे, तब आपके मन में कितना डर था। और फिर तुलना कीजिए कि आज जब कोरोना के केस 60,000 का आंकड़ा छू रहे हैं, तो आपके मन में कितना डर है। और अगर डर कम हुआ है तो मान लीजिए कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम वैक्सीन होने के बावजूद पिछड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद कोरोना की स्पीड बढ़ती जा रही है? आज हम इसी सवाल का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। इसके लिए हमने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों और कोरोना के मामलों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन देशों ने अपनी आबादी के 20% या उससे ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है, वहां कोरोना के नए मामले आना कम हो गए हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने हम पेश करते हैं। अमेरिका में 39% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। जहां फरवरी में करीब 24 लाख केस थे, वो मार्च में घटकर लगभग 13 लाख हो गए। ब्रिटेन में करीब 47% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है और वहां फरवरी के मुकाबले मार्च में 62 कम केस रह गए। चिली में भी करीब 47% लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। वहां भी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 20% तक घट गए हैं। इजराइल की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं। वहां एक महीने में कोरोना के 60% कम आने लगे हैं। बहरीन में करीब 41% आबादी का वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना के नए केस 30% तक कम हो गए। ये कुछ उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी, उतनी ही तेजी से कोरोना कम होगा। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। भारत में अब तक करीब 5,55,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो अभी सिर्फ करीब 4% लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जो चीन और ब्राजील जैसे देशों से कम है। तो क्या भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने की एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन मुहिम की धीमी रफ्तार है? और अगर है तो क्यों है? और भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का स्पीड ब्रेकर क्या है?
भारत में वैक्सीनेशन के अभी तक 2 असर सामने आए। पहला ये कि कोरोना केसेस कम होने के बजाय तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि वैक्सीन आने के बाद लोगों के दिल से कोरोना का डर निकल गया है। और इसका प्रभाव ये हुआ कि देश में इन दिनों उतने ही केस आ रहे हैं जितने 5 महीने पहले आते थे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अप्रैल महीने के आखिर तक भारत डेली कोरोना केस के मामले में फिर से ऊंचे और खतरनाक कीर्तिमान बना सकता है। कोरोना की इस दूसरी लहर से करीब 25 लाख केस रिपोर्ट हो सकते हैं। यह सरकारी बैंक SBI का आकलन है। सुझाव यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाकर 40 से 45 लाख डोज प्रतिदिन किया जाना चाहिए, जबकि अभी औसतन प्रतिदिन कोरोना डोज का आंकड़ा 20 से 22 लाख है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जैसे 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला। लेकिन चिंता की बात यह है कि ICMR के मुताबिक अभी तक भारत के 20% से भी कम बुजुर्गों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, वो भी तब जब बुजुर्गों को ही कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा होता है। यूं तो हम देखें कि 3.5-4 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन देखें जो एलिजिबल है, मोर देन 25 ईयर ओल्ड है, वो ऑलरेडी 70 करोड़ है। जिस स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं, अगर हम बच्चों को छोड़ दें अभी, तो इस हिसाब से पता नहीं हम लोग कब तक वैक्सीनेट कर पाएंगे। और प्रेजेंट वेव इतनी मैसिव वेव दिख रही है, और मेरा ऐसा अंदाजा है अगर हम शुरू से ही सीरियसली लेते, सीरियसली मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर की तरफ से, जनरल पॉपुलेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक एटलीस्ट 1/3, 1/3 पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर चुके होते। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार को रोक रहे हैं, वो भी तब जबकि दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही भारत के दम पर चल रहे हैं। दुनिया भर में 76 देशों को भारत वैक्सीन की सप्लाई कर चुका है और 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज एक्सपोर्ट हो चुके हैं। इसमें वो एक्सपोर्ट सप्लाई भी शामिल है जिसे कोवैक्स करार के तहत भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है। लेकिन अब देश में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए भारत ने वैक्सीन के निर्यात पर थोड़ा ब्रेक लगाया है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत क्विक पेस पे किया जाए तो एक ही तरीका है, हमें पूरे प्राइवेट सिस्टम्स को इन्वॉल्व करना होगा, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। केवल बड़े हॉस्पिटल तक सीमित रखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे उतनी म्यूटेशंस कम होंगे, उतने म्यूटेंट स्ट्रेन से हम लड़ पाएंगे और हम विशियस साइकिल से बच पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि वैक्सीनेशन को अनलॉक कर दिया जाए। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कोरोना की नई लहर जिस तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से मौजूदा स्पीड को 4 से 5 गुना बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जनवरी महीने में वो 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर रहा था। मार्च महीने में उत्पादन बढ़ाकर इसे 10 करोड़ प्रति महीना करने का लक्ष्य था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट का उत्पादन अभी भी 6 से 7 करोड़ डोज तक ही सीमित है। तो आखिर दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में शामिल सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में कच्चे माल की कमी को लेकर चिंता जाहिर की थी। अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के चलते वैक्सीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग और फिल्टर की कमी होने की आशंका जताई थी। कंपनी का यह भी कहना है कि यूरोप और अमेरिका से उसे सिंगल यूज ट्यूबिंग और विशेष रसायनों के आयात में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत के सामने इस वक्त टीकाकरण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने के लिए एक चुनौती दिखाई दे रही है और वो है कच्चे माल की कमी होना। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की सोची है। आधार पूनावाला ने भारत सरकार को इस बात पर पत्र लिखकर आग्रह किया है और कहा है कि भारत को इस बारे में कुछ करना चाहिए। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करना जरूरी है, वरना इस वक्त जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कहीं देश दोबारा उस स्थिति में ना पहुंच जाए जब रोजाना 90,000 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो ये कोरोना से जंग में
बड़ा झटका होगा। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में 15 मार्च को शुरू हो जाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लोकल लॉकडाउन लगाना और प्रतिबंध करने से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को इस वक्त टीकाकरण की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देना जरूरी है। सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये फैसला वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता भी होगी। भारत ने पहले चरण में जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए 60 करोड़ डोज का प्रबंध करना होगा। अभी तक लोगों को करीब 5.5 करोड़ वैक्सीन डोज मिली है और अगले 4 महीनों में करीब 55 करोड़ डोज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हर महीने करीब 13 करोड़ 75 लाख डोज। लेकिन डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है। अभी भारत में 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। पहली कोविशील्ड, जिसकी करीब 7 से 8 करोड़ डोज की सप्लाई ही सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कर रहा है। दूसरी कोवैक्सीन, जिसकी 1 से 1.25 करोड़ डोज ही भारत बायोटेक हर महीने सप्लाई कर रहा है। इस हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड में करीब 4 करोड़ डोज की कमी है। इसे पूरा करने के लिए भारत ने अन्य देशों में वैक्सीन निर्यात पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई है और इसके अलावा रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारत की लाइसेंस डील है। सूत्रों के अनुसार भारत जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है। इसके बाद भारत में हैदराबाद में मौजूद फार्मा कंपनी विर्चो बायोटेक स्पुतनिक वी वैक्सीन की 20 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। यानी देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के उपाय शुरू हो चुके हैं। अब ये काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि वैक्सीन ही वो हथियार है जिसे कोरोना को काबू में किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।